प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के भाग 2 ऊष्मागतिकी में कार्नो इंजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम कार्नो इंजन के प्रमुख भागों के बारे में बात करेंगे। कार्नो इंजन क्या होता है, कार्नो इंजन की कार्यविधि क्या है, उसके बारे में बात करेंगे और कार्नो इंजन का नामांकित चित्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको अपनी कॉपी में कार्नो इंजन का नामांकित चित्र जरूर बनाना है और उसके बाद कार्यविधि अगर आप लिखना चाहो तो इसमें से लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो अपन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम वैसे भी उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। ध्यान रखें, मैं सिर्फ कार्यविधि को थ्योरी में समझाने वाला हूँ। इसकी डेरिवेशंस और इसके सभी प्रक्रमों के कार्य के बारे में हम अगली ऑनलाइन वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। इसकी दक्षता भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन कार्नो इंजन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कार्नो इंजन होता है कि वैज्ञानिक कार्नोट ने 100% दक्षता वाले एक ऊष्मीय इंजन 100% दक्षता वाले वैज्ञानिक कार्नोट ने 100% दक्षता वाले एक ऊष्मीय इंजन की कल्पना की थी। उस ऊष्मीय इंजन को हम कार्नो इंजन कहते हैं। और याद रखें, कार्नो इंजन एक ऐसा ऊष्मीय इंजन है जो ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई संपूर्ण ऊर्जा को कार्य करने में खर्च कर देता है। उस ऊष्मीय इंजन को कार्नो इंजन कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कार्नो इंजन की कार्यविधि को समझेंगे। सबसे पहले हम चित्र से कार्नो इंजन की कार्यविधि को समझेंगे और उसके बाद कार्नो इंजन की कार्यविधि में संपन्न होने वाले संपूर्ण चक्रीय प्रक्रम के आरेख को समझेंगे। ध्यान रखें, हम ग्राफ बनाते हुए कार्नो इंजन की कार्यविधि को समझने वाले हैं। कार्नो इंजन में प्रमुख रूप से 4 भाग होते हैं। नंबर 1, उच्च ऊष्मा भंडार ऊष्मीय स्रोत जिसका ताप T1 केल्विन होता है। और नंबर 2, कार्यकारी पदार्थ जो एक कुचालक दीवारों और कुचालक पिस्टन वाले पात्र में आदर्श गैस के रूप में भरा होता है, उसका पेंदा ऊष्मीय सुचालक होता है। नंबर 3, कुचालक स्टैंड जो पूर्ण रूप से कुचालक पदार्थ मतलब ऊष्मीय कुचालक पदार्थ या ऊष्मारोधी दीवारों से बना होता है। नंबर 4, ऊष्मीय सिंक मतलब निम्न ऊष्मा भंडार, यह निम्न ताप पर होता है, इसका ताप T1 केल्विन लिया जाता है। अब सर्वप्रथम मान लेते हैं कि कार्यकारी पदार्थ अर्थात आदर्श गैस जिसकी मात्रा 1 मोल है, बिंदु A P1 V1 T1 अवस्था बिंदु पर है। अब हम इस कार्यकारी पदार्थ के पात्र को सबसे पहले ऊष्मीय स्रोत पर रखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर की ओर उठाते हैं। जैसे जैसे कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता जाएगा वैसे वैसे अंदर भरी हुई आदर्श गैस के आयतन में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, जिसके कारण आदर्श गैस अर्थात कार्यकारी पदार्थ का ताप नियत बना रहता है। इस कारण से कार्यकारी पदार्थ के ताप में परिवर्तन नहीं होता, T1 का T1 ही रहता है। लेकिन दाब P1 से P2 हो जाता है और आयतन V1 से V2 हो जाता है। इस प्रकार से कार्यकारी पदार्थ समतापीय प्रक्रम संपन्न करते हुए अवस्था बिंदु A P1 V1 T1 से अवस्था बिंदु B P2 V2 T1 तक पहुंच जाता है। इसके पश्चात कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं और पिस्टन को ऊपर की ओर उठाते हैं, जिसके कारण इसका आयतन V2 से V3 और दाब P2 से P3 हो जाता है तथा ताप भी T1 से T2 हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कौन सा प्रक्रम संपन्न हुआ है। कार्यकारी पदार्थ रुद्धोष्म प्रक्रम संपन्न करता हुआ अवस्था बिंदु B P2 V2 T1 से अवस्था बिंदु C P3 V3 T2 पर पहुंच जाता है। इसके पश्चात कार्यकारी पदार्थ के पात्र को कुचालक स्टैंड से उठाकर
ऊष्मीय सिंक अर्थात निम्न ऊष्मा भंडार पर रखते हैं और धीरे धीरे पिस्टन को नीचे की ओर खिसकाते हैं, जिसके कारण इसके आयतन V3 से V4 हो जाता है और दाब P3 से P4 हो जाता है। परंतु पेंदा ऊष्मीय सुचालक होता है और ऊष्मीय सिंक निम्न ऊष्मा भंडार होता है, जिसके कारण ताप नियत बना रहता है और कार्यकारी पदार्थ की ऊष्मा सिंक को स्थानांतरित होने लगती है। याद रखें, यह प्रक्रम भी अत्यंत धीमा संपन्न किया जाता है ताकि इसका ताप नियत बना रहे, अर्थात T2 का T2 ही बना रहे। इस प्रकार से यह कार्यकारी पदार्थ समतापी प्रक्रम संपन्न करता हुआ अवस्था बिंदु C P3 V3 T2 से अवस्था बिंदु D P4 V4 T2 पर पहुंच जाता है। इसके पश्चात फिर से कार्यकारी पदार्थ के पात्र को सिंक से उठाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं और पिस्टन को नीचे की ओर खिसकाया जाता है। परंतु हमें यह ध्यान रखना होता है कि पिस्टन को इस प्रकार से नीचे की ओर खिसकाओ कि उसका आयतन V4 से अपने प्रारंभिक आयतन V1 तक पहुंच जाए। जैसे ही आयतन V1 तक पहुंच जाता है, कार्यकारी पदार्थ का दाब भी P4 से P1 तक पहुंच जाता है और रुद्धोष्म प्रक्रम संपन्न होने के कारण ताप T2 से पुनः T1 हो जाता है। इस प्रकार से कार्यकारी पदार्थ एक संपूर्ण प्रक्रम अर्थात एक चक्रीय प्रक्रम संपन्न करता हुआ अवस्था बिंदु A से B तक, B से C तक, C से D तक और D से पुनः A P1 V1 T1 तक पहुंच जाता है। यह कार्नोट चक्र भी कहलाता है। आप चाहो तो यह आसान चित्र भी अपने नोट्स की कॉपी में बना सकते हो। सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, कृपया कार्नो इंजन की कार्यविधि को समझते हुए अपने नोट्स की कॉपी में भी पूरी कार्यविधि को लिखनी है। आप आसानी से कार्नो इंजन की कार्यविधि को अपने नोट्स में लिख सके, इसलिए पूरी कार्यविधि को चित्र सहित धीरे धीरे समझाया गया है। समझाते हुए मैंने जिन शब्दों का उपयोग किया है, आपको कार्यविधि में भी उन्हीं शब्दों को लिखना है। अगर फिर भी आप कार्नो इंजन की कार्यविधि को सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। तो फिर मैं अपनी अगली वीडियो क्लास में आपको नोट्स सहित कार्नो इंजन की कार्यविधि को समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे कार्नो इंजन का पूरा आरेख, जो कि कार्नो चक्र का आलेख होता है, उसे अगली वीडियो क्लास में समझा दूंगा।